कि अर्थ एक्सप्लोजिव स्काई फायर पूरी तरीके से उसकी बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाए। जॉन जानता था कि स्काई फायर जैसी चीजों के अंदर अपनी खुद की एक स्पिरिचुअलिटी होती है और उन्हें फॉलो करना आसान नहीं होता, इसलिए जितना ज्यादा बेहतर हो सावधान रहना उतना अच्छा था। जिसके बाद जो यान अपनी कैओस होली फ्लेम को अपनी डूकुई के साथ एक्टिवेट कर देता है और अर्थ एक्सप्लोजिव फ्लेम की तरफ पहुंच जाता है। जिसके बाद जैसे ही जॉन इस फ्लेम के पास पहुंचता है तो आसपास जो अर्थ एक्सप्लोजिव फ्लेम होती है पूरी तरीके से वाइल्ड हो जाती है और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगती है और कैओस होली फ्लेम को खुद से दूर करने लगती है। और इन दोनों फ्लेमों के आसपास आने के कारण जो एनर्जी वाइल्ड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उससे तो लगभग जोयान बेहोश सा हो गया होता है। साथ ही पूरे ही गोल्डन टावर के अंदर एक अजीब सा ही तूफान आ जाता है और एक अन्य कंट्रोलेबल एनर्जी फैल जाती है, जिसके हाई टेम्परेचर के कारण जो हवा होती है वो भी क्रैक हो रही होती है और जो यान उसके कारण प्रोड्यूस हो रही एनर्जी के कारण ऐसा हो रहा था। दूसरा पोलजान जो कि नॉर्मल ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए खड़े हुए होते हैं, वो धीरे से अपनी आंखों को घुमाते हैं और तिरछी नजर से जॉन की तरफ देखते हैं। हालांकि टावर के अंदर ये ऑरा काफी ज्यादा लो था, लेकिन जॉन भले इसका पता न लगा सके, ओल्ड जान की पकड़ से ये नहीं बच सकता था। इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें अब तक इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए था। जिसके बाद हमें जॉन दिखाया जाता है जिसकी स्किन ब्लड से लथपथ होती है और एक पावरफुल ओरिजन को चारों तरफ ब्लास्ट कर रही होती है, यानी कि बह रही होती है। साथ ही जॉन ने अर्थ एक्सप्लोजिव फायर को अपनी कैओस होली फ्लेम के साथ पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया होता है और इस टाइम पे दोनों फ्लेमें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे आग और पानी को एक साथ कर दिया गया हो। दूसरा अर्थ एक्सप्लोजिव फायर हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके लिए बिल्कुल एक डेथ है जहां वो अपना सब कुछ खो सकती है, इसलिए बिल्कुल वो एक वोल्केनो की तरह पूरी पावर को शो कर रही होती है। लेकिन जियोयान की डेंटियंस और मेरिडियंस को कैओस होली फ्लेम ने कवर कर रखा था, इसीलिए ये फ्लेम जियोयान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिर भी इस फ्लेम की पावर के कारण जियोयान तुरंत ही ब्लड की वॉमिट ही कर देता है। जॉन की बॉडी में काफी सारे घाव हो गए होते हैं और जियोयान का ऑरा काफी तेजी से वीक हो रहा होता है, लेकिन जॉन यहाँ संकोच करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता और अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद जॉन पूरी ताकत के साथ कैओस होली फ्लेम को अर्थ एक्सप्लोजिव स्काई फायर के पास ले आता है और जॉन की ओरिजिन को और पावरफुल फ्लेम मंत्रा के सपोर्ट के कारण जो ये स्काई फायर होती है धीरे धीरे रेजिस्टेंस करना छोड़ देती है। ये देखकर जॉन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि आखिरकार ये दो टाइप की फ्लेम के फ्यूजन का सिंबल था और इस टाइम पे ये दो टाइप की फ्लेम की जो फ्लेम वॉल होती है वो काफी डीप प्रोफाउंड कलर की दिखाई दे रही होती है और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जॉन की बॉडी के भीतर कैओस होली फ्लेम और अर्थ एक्सप्लोजिव स्काई फायर बेहद ही स्लो स्पीड के साथ फ्यूज हो रहे होते हैं और ये पूरा का पूरा फ्यूजन लगभग आधे महीने से ज्यादा टाइम तक चलता है। साथ ही इस टाइम पे आधे महीने तक आसपास का पूरा एरिया काफी ज्यादा शांत रहा था, जिसके बाद ये एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है और एक टाइम के बाद ये पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और उसके बाद जोयान फ्लेम के समुद्र में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद जैसे ही जॉन अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में दो येलो रेड कलर की लाइट साइन हो रही होती हैं। साथ ही इस टाइम पे जोयान की बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस भी हुए होते हैं। जॉन के डैमेज एक्यूपंक्चर पॉइंट पहले ही रिपेयर हो चुके होते हैं, साथ ही पूरे ही पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होते हैं। साथ ही जॉन के डेंटियान में एक थे कोल्ड एनर्जी को छोड़ती हुई एक आंख के साइज की एक चीज लटकी हुई होती है और जो यू मिगलिन होती है ये, जो कि जब जोयान अर्थ एक्सप्लोजिव फायर को सलो कर रहा होता है तब इसमें जरा सा भी चेंज नहीं हुआ था, वो चुपचाप अपनी ही जगह पर था। और इस टाइम पे जॉन के हाथ में जो फ्लेम होती है उस फ्लेम का जो किनारा होता है वो ब्राउन कलर का होता है और उसका जो बाहरी किनारा होता है वो डीप रेड और येलो कलर का होता है। साथ ही ये फ्लेम काफी मिस्टीरियस लग रही होती है। साथ ही इस फ्लेम के दो नीचे पार्ट पे दो अलग अलग एसेंस लटके हुए होते हैं, जो कि स्वाभाविक तौर पर कैओस होली फ्लेम और अर्थ एक्सप्लोजिव स्काई फायर के थे, जिसे जॉन ने पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी पर्सन के पास दो टाइप की स्काई फायर होना नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बहुत कम ही लोग थे जिनके पास ऐसा था। साथ ही साथ ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जो स्काई फायर थी वो काफी रेयर थी। साथ ही नॉर्मल पर्सन के लिए इसे प्राप्त करना काफी मुश्किल है और दूसरा स्काई फायर को सॉलो करना भी काफी कठिन है। और दूसरी तरफ दो टाइप की फ्लेम्स को एक साथ फ्यूज करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे नॉर्मल पर्सन सहन कर सके। इसीलिए अगर कोई अलर्ट नहीं होता तो लगभग उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी और वो मर भी सकता था। और इस बार जो ने 23 रैंक की अर्थ एक्सप्लोजिव फायर को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। इसके लिए जोयान का फ्लेम मंत्र और कैओस होली फ्लेम इनकी हेल्प के कारण था। जैसे जैसे जॉन इस फ्लेम को स्लो और रिफाइन कर चुका होता है, ये फ्लेम जॉन की बॉडी के अंदर आ जाती है और इसके बाद जॉन के स्किन में जो लाइनें थी वो भी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और जॉन खड़ा होता है। ये देखकर ओल्ड जॉन भी स्माइल करते हुए वो बैरियर हटा देते हैं। जिसके बाद जोयान अपने हाथ को भींचता है, क्योंकि अर्थ एक्सप्लोजिव फायर को सैलो करने के बाद जोयान अपनी बढ़ी हुई पावर को फील करना चाहता था। लेकिन जैसे ही जॉन पंच कसता है तो अचानक उसके इंप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि जोयान को उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले के कंपैरिजन में काफी मजबूत लग रही होती है और उसकी फाइटिंग स्किल में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ होता है। लेकिन जोयान ने फील किया था कि उसका जो पावर लेवल था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था
जिसके बाद जॉन कहता है ओल्ड जॉन, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने ब्रेक थ्रू किया है या मेरी पावर बढ़ी है। जिस पे ओल्ड जॉन तुरंत ही कहता है ये आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं है और जॉन के क्वेश्चन को ऐसे ही टाल देते हैं। तभी जॉन कहता है मैं अभी अभी 3 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और अब मैंने अर्थ एक्सप्लोसिव स्काईफायर को चालू किया है जिससे मेरी पावर में सुधार होना चाहिए था, जिससे मैं फील भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 3 स्टार डाउडी के स्टार्टिंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर भी इंटर नहीं कर पाया। तभी एल्डर जॉन को बताते हैं कि अब 3 स्टार के बाद ये लेवल्स अपने नॉर्मल लेवल्स पर डिवाइड होते हैं, यानी कि इनके सब लेवल नहीं होते। जैसे कि अब आपके पास 3 स्टार के बाद केवल स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, पीक और लेट और पीक यही 4 लेवल होंगे। इनके बीच के ये सब लेवल सब नहीं होंगे क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट यहाँ पे हर कोई नया आता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा जो ब्रेक थ्रू होता है स्लो स्पीड में होता है, इसलिए लेवल्स को सब लेवल्स पे डिवाइड किया गया होता है। लेकिन इसके बाद 3 स्टार के बाद ये लेवल्स नहीं होते क्योंकि 3 स्टार डाउडी तक पहुंचने के बाद लोग इस कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा फैमिलियर हो चुके होते हैं। और उसके बाद वो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा ही है जो 1 साल से भी कम टाइम के अंदर 3 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर लेगा? अगर बाकी के लोगों की बात की जाए कि उन्हें 1 स्टार से 3 स्टार तक पहुंचना है तो कम से कम 3 या 4 हजार साल भी उन्हें लग सकते हैं या उससे ज्यादा भी। तो जॉन तुरंत ही कहता है तो क्या फ्यूचर में मुझे ब्रेक थ्रू को फील करने का मौका नहीं मिलेगा? और इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा उदास भी होता है। जिसके बाद जॉन धीरे धीरे खुद को शांत करता है क्योंकि उसे पता था ब्रेक थ्रू तो केवल एक स्टेज है, सबसे मेन चीज है पावर का बढ़ना। और ये सिर्फ इतना था कि अब अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करना पिछले के लिए तरह आसान नहीं था। साथ ही अर्थ एक्सप्लोसिव स्काईफायर को चालू करने के बाद जो यान हाफ स्टार भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, इससे कोई उम्मीद कर सकता था कि डाउडी लेवल के लिए अब कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ ही टाइम को काउंट करने के बाद और जॉन लाओ से पूछने के बाद जॉन को पता चलता है कि अब जो कोई से मैरिज करने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे थे और क्योंकि अब वो जो क्लीन का एक एल्डर था इसीलिए उसे अब अपनी पोजीशन को भी एक्सेप्ट करना था और इस तरीके से गायब हो जाना उसके लिए अब सही नहीं था। इसलिए जॉन खुद पर ही हंसता और लॉन्गी की तरफ देखता है जो कि अपनी चोटों से ठीक होने के लिए क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है। दूसरा ओल्ड जॉन भी अपना हाथ हिलाते हैं और झटके से टावर गायब हो जाता है और जो यान रूम के अंदर दिखाई देता है और जॉन अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर गोल्डन टावर को वापस से रख लेता है और जॉन के एक थॉट के साथ पूरे ही रूम में लगा हुआ वो बैरियर भी गायब हो जाता है। जिसके बाद जॉन दरवाजा खोलता है और बाहर की गर्म धूप को देखता है। हालांकि पूरे जियो क्लेन ने एक काफी बड़े डिजास्टर का सामना किया था, लेकिन इसने इतने टाइम के बाद अपनी लाइफ पावर को वापस से पा लिया होता है और यहाँ का माहौल काफी शानदार दिख रहा होता है। पतले बादलों की मिस्ट चारों तरफ फैली हुई होती है। माहौल काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। जो बादलों के बीच से हल्की सी धूप आ रही होती है वो आइकॉनिक बना रही होती है यहाँ के माहौल को। जिसके बाद जॉन हल्के कदमों से धीरे धीरे बाहर पहुंचता है और दरवाजे को बंद कर देता है। साथ ही उसकी स्पीड बिल्कुल एक चीते की तरह होती है जो काफी स्पीड के साथ जो क्लेन के इनर एरिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद जब जोयान जो क्लेन के इनर एरिया में पहुंचता है तो जॉन थोड़ा सा स्पीड को स्लो करता है। जॉन अपने चारों तरफ देख सकता था कि बैटल में डिस्ट्रॉय हुई इमारतें पूरी तरीके से रिपेयर की जा चुकी थी और फाइटिंग के काफी सारे निशानों को साफ कर दिया गया था। साथ ही आसपास मिलने वाले सभी लोग जॉन को काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से चीयर्स कर रहे होते हैं और उसके नारे लगा रहे होते हैं। जैसे आखिरकार जॉन भी थोड़ा सा एम्बैरेस फील करता है क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं थी। जिसके कुछ ही टाइम बाद जॉन जियो क्लेन के हॉल के सामने पहुंच जाता है। हॉल के अंदर एंटर होते ही जियोली अंदर बैठे बात कर रहे होते हैं और एल्डर्स के साथ खुशी से हंस रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जियान को आते हुए देखते तो उनके चेहरे पर और भी बड़ी स्माइल आ जाती है और वो अपने बगल में एक खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए जियान से कहते हैं जो यान आओ और बैठो। जिस पे जियान सभी एल्डर्स को ग्रीट करता है और इसके बाद आगे जाकर वहाँ पे बैठ जाता है। तो जियोली कहते तो आखिरकार आपका रिट्रीट एंड हो गया। और जियान के इतने ज्यादा हैवी रिट्रीट को देखकर जियोली थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर रहे होते हैं। साथ ही वो टेंशन में भी थे। जिसमें जॉन से हिलाता है। तभी जियोली कहते हैं लिटिल बास्टर्ड, तुम वास्तव में वहाँ से वापस आने के बाद बिना छुट्टी लिए ही कल्टीवेशन के लिए चले गए। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये जो अचीवमेंट है वो ऐसा ही नहीं है। भाई ये छोटी छोटी बातों में बास्टर्ड, व्हाट द हेल, गो टू हेल कहते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कह दे तो लड़ाइयाँ हो जाए। भाई हम लोग एक दूसरे को नहीं कह सकते। साथ ही साथ जियोली को पता भी था कि लोग केवल पीक लेवल के जो लोग होते हैं या जो हाई पोजीशन पे होते हैं उनसे जेलिसी ही फील करते हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होती है और कितना खून पसीना बहाया हुआ होता है लोग इसे कभी भी नहीं देखते। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि इस इंसान को हर एक चीज काफी ज्यादा आसानी से मिल गई। और जहाँ तक जो यान जो कि इस लेवल तक पहुंचने में क्या बल रहा है, ये लक के साथ साथ जॉन की कमिटमेंट और लाइफ और डेथ के न जाने कितने टेस्ट के बाद हुआ होगा। तभी जियोली टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं ये देखते हुए कि आप आधे महीने से ज्यादा टाइम के अंदर कल्टीवेट कर रहे थे, मैंने आपको परेशान नहीं किया। साथ ही मुझे लगता है तुम्हारा रूम अब बदल दिया जाना चाहिए। तभी जॉन कहता है रूम बदल दिया जाना चाहिए, पर मेरा रूम क्यों बदल दिया जाना चाहिए? तभी एल्डर जियोली हंसते हुए कहते हैं अरे छोटे साथी, अब आप एक एल्डर हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक एल्डर की तरह ही एक रूम मिलना चाहिए, लेकिन आप और
कोई यार जल्दी ही शादी करने वाले हैं तो आपको एक नया घर दिया जाएगा और वही आपका घर होगा। तो चलो तुम्हारे नए हाउस को देखते हैं। और जोयान और जोकुई की शादी के बारे में बात करते हुए जो लोग काफी ज्यादा शांत हो गए होते हैं। हालांकि जैसे ही यहाँ का माहौल शांत हुआ था कि तभी एक आवाज आती है, हाँ हाँ तो क्या आप सभी लोग यहाँ पर हैं? अरे जोयान भी यहाँ है क्या? उसका रिट्रीट एंड हो गया। और ये फैमिलियर वॉइस ऑब्वियसली जो लॉन्ग की होती है जो कि अंदर आ रहे होते हैं और उनके पीछे 2-3 और भी एल्डर होते हैं जो धीरे धीरे हॉल के अंदर एंटर होते हैं। तभी जॉन जल्दी ही उठकर जोलोंग को ग्रीट करता है। हालांकि जोलोंग ने जॉन को डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता था वो जॉन को सिखाने लायक नहीं है, लेकिन जॉन अभी भी अपने दिल में उन्हें अपने मास्टर की तरह ही मानता था और उसके तो लाइफ का मोटिव ही था, एक दिन का भी मास्टर लाइफ टाइम के लिए फादर के जैसे था। तभी जोलोंग अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, अरे बैठो बैठो बैठो, और सीधा ही जोली की बगल वाली सीट में जाकर बैठ जाते हैं। तभी जॉन कहता है, एंसेस्टर क्या कुछ हुआ है? आज सभी एल्डर्स फैमिली हॉल में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? साथ ही जॉन थोड़ा सा हैरान भी होता है। तभी एल्डर जोली तुरंत ही कहते हैं, आज एल्डर्स की बैठक है तो निश्चित तौर पर सभी एल्डर्स यहाँ होंगे। ओह हाँ, आप तो अभी भी नहीं जानते, ठीक है मैं आपको फैमिलियर कराता हूँ। और इसके बाद उन्हें याद आता कि जोयान तो अभी अभी एल्डर बना है, इसीलिए उसे हो सकता है कि बैठक के रूल्स पता ना हो। जिसके बाद वो कहते हैं, मैंने सोचा कि तुम यहाँ एल्डर्स मीटिंग में ही पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। जिसके बाद शॉर्टकट में बहुत सारी चीजों के बारे में जॉन को बता देते हैं और वो बताते हैं कि क्लेन मीटिंग में सभी एल्डर्स एक साथ बैठते हैं, मिलते हैं, क्लेन के मामलों के बारे में बात करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। जिसके बाद वो एक साथ एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं फ्यूचर के मामलों के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले होते हैं। और इसीलिए इन सभी चीजों के लिए सभी एल्डर्स को एक साथ बुलाने की जरूरत होती है। साथ ही सभी एल्डर्स के होम में एक अलर्ट डिवाइस लगा हुआ है जो कि क्लेन मीटिंग के टाइम पे उन्हें अलर्ट कर देता है। और आज भी क्लेन मीटिंग का ही टाइम है और आप भी इत्तेफाक से यहाँ पे पहुंच गए। ये देखकर जॉन को समझ में आता है कि एल्डर जोली उसका रूम क्यों बदलना चाहते थे। तभी एल्डर जोली कहते ठीक है क्योंकि हर कोई यहाँ पे, तो चलो अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, हर कोई रिपोर्ट करो हाल ही में क्या क्या हुआ है। तभी जो बूटियन खड़े होते हुए कहते हैं, डिजास्टर के बाद क्लेन को काफी हद तक ठीक कर लिया गया है, जिन्हें भी जो भी चोटें लगी थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। साथ ही कुछ पैसे और जरूरत की चीजों को भी बांट दिया गया है, जिसपे एल्डर जोली सेटिस्फाइड तरीके से हिलाते हैं क्योंकि फैमिली के मामले सुलझ गए हैं। तो अब अगली बात जोयान और जोकुई की शादी की होगी। जैसे ही एल्डर ये कहते हैं तो जो बूटियन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जोयान क्या आपको अपनी मैरिज में कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी है या कोई रिक्वायरमेंट? इस टाइम पे वो भी जॉन के साथ अपने रिलेशन को थोड़ा सा सुधारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने जॉन को काफी गलत समझा था। जॉन वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। दूसरी तरफ जोयान के लिए तो ये बात करने की जरूरत नहीं थी। जॉन को पता था जो बूटियन जो क्लेन के मेंबर हैं और जो क्लेन के 4th एल्डर भी, इसीलिए जॉन के दिल में उनके लिए कोई भी शिकायत नहीं होती। तभी जॉन कहता है, अगर ये बात है तो इसे इजी ही रहने दीजिए, इसे ज्यादा आइकॉनिक बनाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हर किसी ने कड़ी मेहनत की है। और इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा हेल्पलेस भी फील कर रहा होता क्योंकि उसका दिल तो हमेशा ही डुई कॉन्टिनेंट में ही था क्योंकि वहाँ पे उसकी फर्स्ट लव जियो यूनर थी। और जोकुई के बारे में शादी के बारे में सोचते हुए जॉन थोड़ा सा झिझक महसूस कर रहा होता है। तभी एल्डर्स कहते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे जो क्लेन के एल्डर की शादी है और मेरी ग्रैंड डॉटर की, साथ ही वो जियो क्लेन की प्रिंसेस की तरह है, तो इसे आइकॉनिक तो होना ही होगा। जिसके बाद जो लोग कहते हैं, ये पूरी तरीके से लाइवली और बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए जितना ये हो सकती है। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। तभी सभी एल्डर्स भी तुरंत ही कहते हैं, ये सही है, थर्ड एल्डर सही कर रहे हैं, इसे आइकॉनिक होना चाहिए। तभी एल्डर जोली भी कहते हैं, जोयान आप मेरे क्लेन के एल्डर हैं तो आपकी शादी भला इतनी जल्दबाजी में कैसे हो सकती है? साथ ही आप जानते हैं कि जो क्लेन के लोग आपको क्या कहते हैं? यहाँ पे सभी लोग आपको एल्डर याओ कहते हैं। साथ ही आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। साथ ही हमारी जो क्लेन में आप शायद सबसे कम एज के एल्डर होंगे। और ऐसा कहते हुए जो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है जोयान, मैंने तुम्हारी जोकुई की शादी को बस जुए में जीता था एल्डर जियोली से, क्या तुम इससे नाखुश हो? तभी एल्डर जियो बूटियान कहते हैं, जोयान यहाँ पे सिर्फ आपकी एज का जिक्र किया जा रहा है, अगर पावर की बात आती है तो शायद यहाँ पे आप किसी से भी कम नहीं है। और इस टाइम पे जियो बूटियान काफी ज्यादा फैमिलियर पर्सन लग रहे होते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में उन्होंने जो यान के लिए जो योंग को डिजाइन किया था, लेकिन जो योंग के मरने के बाद वो बिल्कुल एक अलग ही पर्सन बन गए होते हैं जो जियान से अपने रिलेशन सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, मुझे पता है राइटर। तभी जियान कहता है, मेरी पावर अभी भी काफी कम है, मैं केवल स्टार्टिंग 3 स्टार डाउडी लेवल पर हूँ। तभी एल्डर जियोलोंग कहते हैं, ये मत कहो छोटे लड़के कि हम तुम्हारे बारे में अभी नहीं जानते, जो क्वीन ने हमें सब कुछ बता दिया है। शुरुआती 3 स्टार डाउडी में तुम्हारी पावर इजी नहीं है। ये सुनकर तो जियान की हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या जो क्वीन ने सब कुछ बता दिया, क्या उसने डायमंड ट्राइब के ब्लड के बारे में भी बता दिया। और इस टाइम पे जॉन घबराया हुआ होता है कि अगर ये न्यूज फैल गई तो क्या ये उसके लिए एक मजाक नहीं होगा। इसलिए जॉन तुरंत ही काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, उसने क्या कहा? तभी जो लोग कहते हैं, लगता है आप होनेस्ट नहीं है। जो क्वीन ने हमें बताया कि आप 3 स्टार डाउडी ट्रबुलेशन से बिना चोट लगे बच सकते हैं। साथ ही आपने जो अटैक यूज किए थे वो तो बिल्कुल भी इनफाइनाइट लग रहे होते, जैसे खत्म ही नहीं होंगे।
क्या ये सही नहीं है? और ऐसा कहते वो काफी एक्साइटेड होते हैं। जो लॉन्ग ने जो कहा उसे सुनकर जो यान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और जो यान फील कर सकता था कि जो कोई वास्तव में उतनी बेवकूफ नहीं है जितनी वो सोच रहा था। वो अभी भी काफी सीरियस और मैच्योर लड़की है और उसने हर एक चीज उन्हें नहीं बताई, जिसके कारण जियान के दिल में जियो कोई के लिए थोड़ा सा प्यार बढ़ जाता है। तभी जियान कहता है इसमें भला क्या नॉर्मल नहीं है कि बिना इंजर्ड हुए ट्रेवलेशन से बच जाना। ये सुनकर जियो लोग तुरंत ही कहते हैं नॉर्मल? बच्चे के तुम हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हो? यहाँ पे बैठे हुए किसी भी एल्डर से पूछो क्या ट्रेवलेशन के टाइम पे उन्हें चोट नहीं? लोग कहते हैं अगर तुम डाउडी ट्रेवलेशन को फेस करते हुए इंजर्ड हो जाते या कि अपने हाथ पैर भी खो देते तो ये ज्यादा बुरा नहीं होता। जिसके बाद वो तुरंत ही कुछ याद करते हुए कहते वैसे 2 स्टार डाउडी ट्रेवलेशन, क्या तुमने इसे टॉम पे अट्रैक्ट किया था और ये कैसा था? क्या तुम वहाँ इंजर्ड हुए थे? और ऐसा पूछते वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं और जियोहान की सिचुएशन के बारे में जानना चाहते होते हैं। तभी जन कहता है 2 स्टार डाउडी ट्रेवलेशन, इसे मैंने ग्रेवयार्ड में अट्रैक्ट किया था और ये काफी पावरफुल था। जिसके बाद जॉन याद करता है कि सेकंड ट्रेवलेशन के टाइम पे एम्परर मिंग द्वारा दी गई ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेवलेशन पिल का यूज करके जोयान ने लाइटिंग से इंजर्ड होने से खुद को बचा लिया था। और ऐसा कहते हुए जॉन कुछ भी नहीं छिपाता। ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं आपने क्या कहा? इसे फिर से कहो। आपने ट्रेवलेशन को हटाने के लिए पिल का यूज किया था। इस टाइम पे जॉन सरप्राइजिंगली जो लॉन्ग सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा अजीब फेस इंप्रेशन शो करते हैं। तभी जॉन भी अपना सही लाता है और हॉल के बाकी के एल्डर्स भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दूसरा एल्डर जोली अपने एक्साइटमेंट को दबा देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी कांप रही होते हैं। उन्हें पता था कि अगर कोई भी ट्रेवलेशन लाइटिंग होती है तो उसे पिल के द्वारा खत्म किया जा सकता था, लेकिन जो यान के द्वारा क्रिएट की गई पिल लाइटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उस पिल ने उसे नष्ट किया था, लेकिन फिर भी एक पावरफुल लाइटिंग बोल्ट जो यान के ऊपर गिरा था, जिससे तो वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जॉन भी थोड़ा सा एम्बेरेस फील कर रहा होता है क्योंकि सभी एल्डर्स जॉन को एज अ मॉन्स्टर देख रहे होते हैं, कितना खतरनाक टैलेंटेड पर्सन। और आसपास का सीन थोड़ा शांत हो जाता है। जिसके बाद जोली जोलोंग की तरफ देखते हुए सभी एल्डर्स की तरफ हंसते हुए कहते हैं हर किसी के लिए क्या गलत है, ये अच्छी बात है। तभी सभी लोग भी अपने शौक से जागते हुए हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं वैसे जोयान इस बार कल्टीवेशन की पोजीशन कैसी है? क्या आपने अर्थ एक्सप्लोसिव स्काई फायर को सलो कर लिया है? और वो अनुमान लगाते कि आधे महीने से जोयान यहाँ पे था तो इस फ्लेम को तो ऑब्जर्व कर ही लेना चाहिए। जब जोयान ये सुनता है तो तुरंत ही उनकी तरफ देखता है। जॉन को पता था कि जोक्लेन में अर्थ एक्सप्लोसिव स्काई फायर की पोजीशन काफी ऊंची है, इसलिए जॉन थोड़ा सा सही लाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो तुरंत ही ब्राउन कलर की फ्लेम जॉन के हाथ में आ जाती है। तभी जॉन के हाथ में फ्लेम को देखकर एल्डर जोली तुरंत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो हैरान थे कि ये फ्लेम का कलर इतना ज्यादा अजीब क्यों है। तभी जॉन कहता है ये फ्लेम है जो मेरे द्वारा अर्थ एक्सप्लोसिव फ्लेम को रिफाइन करने के बाद इसे कैओसोली फ्लेम के साथ मिक्स करने के बाद बनी है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, लेकिन जोली जानते थे कि आधे महीने के लिए जोयान इस फ्लेम को रिफाइन करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले ही कैओसोली फ्लेम थी और जोयान की 3 स्टार डाउडी की पावर के साथ उसके लिए इसे सॉल्व करना आसान हो गया था। लेकिन केवल आधे महीने के अंदर इसे अब्सॉर्ब कर लेना ये वास्तव में थोड़ा सा हैरान तो करता था। जिसके बाद जोली तुरंत ही कहते हैं आप घायल नहीं हुए। और जोली को थोड़ी सी चिंता होती है जो यान की, क्योंकि आखिरकार वो अब उसका दामाद जो बनने वाला था, आखिरकार उसकी ग्रैंड डॉटर की शादी जोयान से होने वाली थी और इस टाइम पे घायल होना जोयान के लिए काफी सीरियस हो सकता था। तभी यान भी सही लाते हुए कहता है हालांकि इसे फ्लेम को सॉल्व करते टाइम मुझे कुछ चोट लगी थी, लेकिन इसे रिफाइन करते टाइम उस टाइम तक ये पूरी तरीके से ठीक हो गई। ये सुनकर कि जॉन इंजर्ड नहीं हुआ, जोली थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और मजाक में कहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं अच्छा लड़के दादाजी को बताओ क्या तुम्हारे पास वास्तव में कोई सीक्रेट है किसी की पावर को जो इतनी जल्दी बढ़ा सकता है? इस टाइम पे जोली अपने दिल में जानते थे कि उस मिस्टीरियस टावर की प्रेजेंस फिर जोली लॉन्गी वो जो यान को फॉलो करता है। जॉन दर बदर इस तरीके के रिकॉर्ड तोड़ता है और 45 दिन तक कल्टीवेट करता है। फिर वो एम्परर टियर की पिल को भी रिफाइन कर देता है फर्स्ट टाइम के अंदर। टॉम के अंदर जाकर बाहर आ जाता है जहाँ कोई इंटर भी नहीं हो सकता था। जिसके बाद जाने से पहले 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर होने के बाद जब लौटता है तो 3 स्टार डाउडी होता है। अपने दिलों में उनके लिए जोयान काफी मिस्टीरियस पर्सन हो गया होता है। एल्डर जोली के क्वेश्चन को सुनते ही सभी एल्डर्स के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो क्यूरियस होते हैं इतने टैलेंटेड पर्सन के टैलेंट को जानने के लिए। तभी जॉन भी हेल्पलेस तरीके से सिर खुजलाता है। वो वास्तव में नहीं जानता था कि वो कैसे रिप्लाई करे। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसे जॉन बता नहीं सकता था, क्योंकि ये पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर रक्तपात का मतलब बैटल का भी रीजन बन सकता था अगर जॉन इन्हें बता दे तो। तभी सभी जब जोयान की शक्ल देखते हैं तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और जोली भी मुस्कुराते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं आपके पास बहुत सारे सीक्रेट हैं तो आपको थोड़ी सी सीक्रेट तो रखनी ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम इसे नहीं कहना चाहते हो तो इसे जाने दो। जॉन ड्रीम जो वो जोयान कहता है अगर दादाजी के प्राइज की बात की जाए तो क्या मैंने पहले ही अर्थ एक्सप्लोसिव फायर को सॉल्व नहीं कर लिया? जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ग्रैंडफादर मैं जानता हूँ कि डाउडी कॉन्टिनेंट का जियोक्लेन काफी वीक है और अभी भी इसे पावरफुल होने के लिए काफी ज्यादा टाइम और काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत है,
ठीक है, क्योंकि फैमिली अभी भी बहुत वीक है और इंपीरियल डायनेस्टी में डीजो में हम लोग नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट में शायद हम चींटियों की तरह हैं, वरना पैट्रियार्क जर्नी करने और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बाहर नहीं जाते। जिसपे जियोली भी आवर्ते हुए कहते हैं, जोयान, फैमिली की जो पावर है वो अब आप पर डिपेंड करेगी, मुझे केवल आपसे ही उम्मीद है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, ठीक है, चलो इन बातों पे बात करना बंद करते हैं। जोयान, ग्रैंडफादर को बताओ, आपने डेमन ट्राइब की किस तरीके से मदद की है कि डेमन एम्पर ने क्वियर को इतनी बड़ी कीमत दे दी। साथ ही जियोली को पता था कि अब एक बहुत बड़ा दिन अभी जोयान के लिए और जो क्लेन के लिए आ रहा है, तो माहौल बिगाड़ना अच्छी बात नहीं थी। दूसरी तरफ सभी एल्डर्स भी वर्ड टाइप बैटल स्केल के सदमे से उबर के जोयान को देख रहे होते हैं काफी क्यूरियस तरीके से कि कुछ तो बोल भाई, मुंह तो खोल। तभी जोयान भी स्माइल करता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये मामला डेमन ग्रेवयार्ड के अंदर से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद जोयान मोटे तौर पर डेमन ग्रेवयार्ड के बारे में और चीजों के बारे में बताता है और जोयान यहाँ पे कुछ चीजें बताता है, कुछ चीजें छिपाता है। जहाँ वो कैओस सैंड फ्लेम के फ्यूजन को बताता है, जो कोई और ब्लड डेमन क्लेन को खोजने के बारे में बताता है, ब्लड डेमन ऑर्डर के बारे में बताता है जिसे उसने वापस किया था, लेकिन स्पिरिट कोर को ऑब्जॉर्व करने वाली चीज को जोयान छिपा लेता। और ऐसा कहते हुए जो कोई सीधा ही हॉल के अंदर एंटर होती है और वो तुरंत ही जोयान को आखिरी सीट पे बैठा हुआ देखती है तो तुरंत ही थोड़ा सा शर्मा जाती है और उसे एम्बेरस होता हुआ देखकर जोयान भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। और इस टाइम पे जोयान और जियोली को छोड़कर लगभग हर कोई हंसने लगा था और हर किसी को हंसता हुआ देखकर जियो कोई उसका तो पूरा चेहरा ही सेव की तरह लाल हो जाता है और वो जल्दी से एल्डर जियोली के पास पहुंच जाती है और बिल्कुल एक छोटी सी लड़की की तरह एल्डर जियोली के पास जाकर छिप जाती है। हालांकि जोकोई उसे पता था कि आज क्लेन मीटिंग होगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जोयान को क्लेन मीटिंग के टाइम के या डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो केवल यहाँ पे आकर जोयान के बारे में पूछना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान यहाँ पे ऑलरेडी होगा। वो जब जोयान के रूम पे गई थी तो रूम खाली था, इसीलिए उसे लगा कि शायद जोयान चला गया है और थोड़ा टेंशन में केवल एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए आई थी और उनसे पूछने के लिए कि क्या वो जोयान को जानते हैं कि वो कहाँ गया। साथ ही जोयान के चले जाने से वो थोड़ा सा दुखी भी थी, इसीलिए वो बिना झिझक के बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही एल्डर से कहती है, एल्डर, ग्रैंडफादर जोयान, उसका रिट्रीट खत्म हो गया, वो कहाँ चला गया। लेकिन जब वो अपने सामने जोयान को देखती है तो थोड़ा सा एम्बेरस होती है, चेहरा लाल होता है क्योंकि जिसे वो ढूंढ रही थी वो ठीक उसके सामने था। दूसरी तरफ जोयान, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, इसीलिए जोयान तुरंत ही अपना सिर नीचे करके इधर उधर देखने लगता है। तभी एल्डर जियोलोंग जियोकोई को चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या क्या तुम अभी से इस लड़के के लिए इतनी ज्यादा चिंतित हो? देख लो कितनी फिक्र है लड़की को, इतनी फिक्र तो कभी हमारी भी नहीं की। इस टाइम पे जियोकोई को जियोलोंग अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ही मानते थे। साथ ही जियोकोई जितने भी टाइम जोयान के साथ रही थी वो जोयान के बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा इफेक्टिव हुई थी। साथ ही दूसरों के लिए हमेशा हेल्प करना, इतना पोलाइट होना, हमेशा ही हर सिचुएशन में सबसे पहले खड़े होकर उसे सेव करने के लिए बढ़ना, जियोकोई के दिल में जोयान ने काफी गहरा इफेक्ट डाला था। और हालांकि स्टार्टिंग में वो जोयान से मैरिज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो नहीं जानती थी ये कौन सा पर्सन है जिससे वो अभी मिली भी नहीं ढंग से, और उसकी शादी वास्तव में एक ऐसे लड़के से तय कर दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जोयान के साथ टाइम स्पेंड करने के कारण अब उसका दिल भी जोयान से शादी करने के लिए एग्री हो गया था और वो जोयान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी जियोली तुरंत ही पर आई हो, आज हम जोयान के साथ शादी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, पे एग्री हो जिसपे ग्रैंडफादर चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम केवल जोयान की सोल को रिवाइव करने के लिए आया था, इसलिए जोयान कहता है अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं याओ क्लेन को ढूंढना चाहता हूँ। तभी एल्डर जियोली तुरंत ही कहते, ओह मुझे याद आया, जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे तो आपने मुझसे इसके बारे में बताया था, क्या नाम था? जियो जुआन, आप उसे रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है। तभी जियो को कहती है जियो जुआन। तभी जियोली जियोकोई की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या बात है कोई यार, क्या तुम जियो जुआन को जानती हो? जिसपे जियोकोई कहती है, मैं बचपन में जियो जुआन के साथ ही तो बड़ी हुई हूँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक डाउडी लेवल पर अटैक करने में वो अनसक्सेसफुल हुआ था और उसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। और ऐसा कहते हुए जियोकोई थोड़ा सा उदास होती है। तभी जियोली जियोकोई की तरफ देखती हैं और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहते हैं, मैंने कहा कि मैं जोयान नाम जानता हूँ, वास्तव मैंने इसे क्वियर से सुना था। वैसे आप लोग एक ही पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, ये दो अलग अलग लोग हैं। जोयान, आप डाउकी कॉन्टिनेंट के जोयान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? साथ ही जोयान, मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग केवल याओ क्लेन ही आपकी मामले को सुलझा सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि याओ क्लेन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और काफी कठिन। मुझे ये मिल गया है, लेकिन ये ठीक है, आप प्रैक्टिस करें और एक्सपीरियंस हासिल करें, आपके लिए बाहर जाना ठीक है। वैसे भी डीजो में रहना आपके टैलेंट को खत्म कर देगा, तो आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? इस टाइम पे जियोली जोयान को पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं और जोयान के लिए वो बिल्कुल भी उसे नहीं रोकना चाहते थे। तभी जोयान कहता है, मुझे नहीं पता याओ क्लेन किस जगह पर है। तभी जियोली जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें डी युआन प्रीफेक्चर में जाना चाहिए, वो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे रिच प्लेस है और शायद मेनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी। वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तुम्हें वहाँ से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मेडिसिन फैमिली याओ क्लेन को ढूंढने के लिए ये अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पे सावधान भी रहना होगा क्योंकि खतरे भी बड़े हैं।
और ऐसा बोलते हुए वो थोड़ा सा पावरलेस फील कर रहे होते हैं, जिसपे जॉन भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि उसने भी ब्लड डेमन क्लेन की पावर देखी थी। लेकिन एल्डर जोली के अकॉर्डिंग ब्लड डेमन सेक्ट डी युआन प्रीफेक्चर में केवल वॉर्डर में ही रह सकता है और डी युआन सेक्ट डी युआन प्रीफेक्चर के अंदर की जो पावर है उसके बारे में तो सोचना भी काफी मुश्किल है। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है तो फिर ठीक है, मैं मैरिज के बाद ही जाऊंगा और कोई यार मेरे साथ नहीं जाएगी, बल्कि वो घर में ग्रैंडफादर की देखभाल करेगी क्योंकि आपकी चोटें काफी ज्यादा हैं, तो किसी को तो देखभाल की जरूरत है। जो यान की बात को सुनकर जो की तो पूरी तरीके से एम्बैरेस हो जाती है और काफी शर्मीले तरीके से जॉन को देखती है, लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा खुश होता है कि कम से कम जॉन उसके बारे में बात तो कर रहा है। तभी एल्डर जोली कहती है मेरी चोटें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब काफी ठीक हो गया हूँ, मुझे बस लगता है कि हाल ही में मैं कुछ टाइम तक फोकस नहीं कर पाऊंगा। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ और कुछ टाइम रिट्रीट करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये ठीक है कि अगर कोई यार आपके साथ नहीं जाती तो वो घर में बर्ड लेवल की वेटल स्किल से फैमिलियर हो सकती है। और वैसे भी डी झोउ उतना ज्यादा शांत नहीं है और वैसे भी काफी सारे पावरफुल लोगों ने हाल ही में ट्रेजर्स के लिए एक दूसरे से फाइट करना और कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वे सोल डैमेज के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और हम आपकी शादी के बाद एम्परर मिंग के साथ बात करेंगे। तभी जियो लॉन्ग भी कहते हैं मैं भी हाल ही में अब मेडिसिन रिफाइन करने में जो थोड़ा सा फोकस नहीं कर सकता, साथ ही मैंने ट्राई किया लेकिन मैं कई बार अनसक्सेसफुल हुआ हूँ और ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए अभी भी थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तभी एल्डर जोली कहते ठीक है अब सभी लोग जाएं और जोयाना कुयर की मैरिज की तैयारी करें। और ऐसा कहने के बाद वो जाने का ऑर्डर देते हैं और उनके ऑर्डर को तो हम भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये एपिसोड अब यहीं पेंड करते हैं क्योंकि अब हम भी जाते हैं